ग्रेड। आपको लग रहा होगा कि मैं मैथ ग्रेड आज क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस की वजह से मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। तो अगर आपको ये वाला चैनल का नेम अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कैसे उसकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और आगे कैसे प्रोसेस होता है चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्चुअल में होता क्या है। तो ये यहाँ आप पढ़िएगा, कंसिडर द m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। हमने कुछ m लीनियर इक्वेशंस ली हैं और कुछ n अननोन्स लिए हैं। आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, दैट इज x1 x2 xn, such that आपके पास क्या है, a11 x1 a12 x2 as soon a1 xn equal to b1 से हमने यहाँ टोटल m इक्वेशंस कंसीडर कर ली हैं। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b के पैटर्न में। कैसे लिख सकते हैं आप ये ऑब्जर्व करिए, यहाँ से जो a है हमारे पास में a इक्वल्स टू, हमने यहाँ जो मैट्रिक्स फॉर्म की है वो किसकी हेल्प से की है, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से। ठीक है ना, देखिए x1 का कोफिशिएंट a11, x2 का कोफिशिएंट a12, तो ये हमने फर्स्ट रो बना ली, सेकंड एज सून ये टोटल मेरे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई है। मतलब m हमारे पास रोज है और n हमारे पास में कॉलम्स है। फिर ये जो x है ये क्या होगा, ये आपके पास एक m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी जो कि वेरिएबल्स की हेल्प से बन रही है। b आपके पास क्या है, एक m क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है जो इधर राइट हैंड साइड में आपको वैल्यूज गिवन होगी, ये आपके पास उनकी हेल्प से फॉर्म हो जाएगी। अब जो ये सिस्टम है ये सॉल्यूशन रखेगा या नहीं रखेगा, इन सब का हम डिस्कशन करेंगे। कैसे ये इसकी सॉल्यूशन रखता है, सॉल्यूशन रखता है तो कितने रखता है, तो ये सब मैंने इंक्लूड कर दिया है इस कंसेप्ट में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ से इसमें हम चेक करेंगे कि एक पॉइंट को और सब चीजों को सीखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax equals to b have a solution then said to be consistent। अगर ax equal to b के पास have a solution, मतलब अगर कोई सिस्टम सॉल्यूशन रखना चाहता है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सिस्टम सॉल्यूशन रखना चाहता है तो उसको हम कहेंगे कि अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। मतलब कंसिस्टेंट होगा तो ही सॉल्यूशन रखेगा, इफ एंड ओनली इफ। इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं रखेगा, नो सॉल्यूशन। तो अब सिस्टम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को कैसे चेक करेंगे ये देखना है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट दैट इज पोजेसेस अ सॉल्यूशन। अभी कहा ना कि अगर कंसिस्टेंट है तो मतलब सॉल्यूशन रखेगा, if and only if the coefficient matrix A, coefficient matrix A कहाँ है आपके पास, ये जो आप coefficient से बनाएंगे किसके, वेरिएबल्स के, and the augmented matrix AB, ये augmented matrix क्या है, कुछ नहीं करना आपको, जो A है A में B का एक यहाँ पे और कॉलम ऐड कर देना है। जो ये B लिखा हुआ है मैट्रिक्स, जो आपने A बनाया उसी में B का एक ऐड कर लेंगे। तो फिर आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई, एक तो A वाली आ गई और एक कौन सी हो गई, A ऑगमेंटेड B। इन दोनों मैट्रिक्स में आपको चेक करनी है उन दोनों की रैंक। अगर दोनों की रैंक आपके पास सेम आ जाती है तो आप कहेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अगर दोनों की रैंक सेम नहीं आती है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तब तो आगे सॉल्व करने का कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि सिस्टम के पास कह देंगे कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन रखेगा, दो रखेगा या ज्यादा रखेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या वो इनफाइनाइट। अब सॉल्यूशन कितने रखेगा और फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि कैसे रखेगा, Li रखेगा और Ld रखेगा। तो इस सब के लिए देखते हैं आगे के पॉइंट। यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट ले रही हूँ। थर्ड पॉइंट पे भी हम दो केस यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। देख लेते हैं। अभी हमने बात की कि सिस्टम कंसिस्टेंट और सिस्टम इनकंसिस्टेंट की, तो कैसे कंसिस्टेंसी आप चेक करेंगे वो देखते हैं। इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अभी बताया था
कंसिस्टेंस होना चाहता है तो दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आप यहाँ से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। तब तो हमारे पास कोई केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर केस सेकंड में बात करें, अगर दोनों की रैंक क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है, लेट्स से आर, हमने रैंक को आर कह दिया, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तब सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन अब वो सॉल्यूशन कितने रखेगा, यूनिक रखेगा या इनफाइनाइट रखेगा, वो चेक करना है। तो फर्स्ट इस केस सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, इफ रैंक इक्वल आ जाती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक आपके पास n के इक्वल आ जाती है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, देन यूनिक सॉल्यूशंस। तब कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जस्ट आपको चेक कर लेने हैं, अगर उनके इक्वल रैंक है तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, यूनिक हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो गई, कम हो गई। क्या होता है, जैसे अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में बताया था, अगर आपको रैंक के कंसेप्ट में कोई इशू है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख लीजिएगा। तो अगर कोई m क्रॉस n है तो इनके मिनिमम के लेस देन इक्वल टू होती है हमारे पास में रैंक, ठीक है ना। मतलब जितना रैंक कितनी होती है, m क्रॉस n की है तो उससे लेस देन के इक्वल। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट में अगर रैंक उससे कम है नंबर ऑफ कॉलम्स से, तो आपके पास टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तब केस कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। एक्चुअल में होता क्या है, या तो यूनिक होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे। आप खुद ही एनालिसिस करिए ना। अगर सपोज दैट ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये कोई लाइन है, तो अगर ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर दो सॉल्यूशन बन रहे हैं तो ये पूरी लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसके सॉल्यूशंस बनेंगे ना सारे के सारे। तो या तो एक ही होगा सॉल्यूशन या इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन विच n माइनस r सॉल्यूशंस विल बी li। नंबर ऑफ कॉलम्स में से आप रैंक को माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, li n माइनस r, और रेस्ट विल बी ld। बाकी जितने बचेंगे वो सब क्या होंगे, ld सॉल्यूशंस होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, if A, B and n row non-singular matrix that is determinant non-zero, X, B and n cross 1 matrix, B, B and n cross 1 matrix, that is हम यहाँ A को स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, A n cross n की। ओके, the system of equation Ax equal to B has a unique solution। ठीक है ना, वो कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट कितना, नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो मतलब रैंक कितनी होगी, जितना उसका ऑर्डर होगा। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो रैंक कितनी होगी, जितना उसका ऑर्डर। रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ से n हो जाएगी, तो यहाँ से रैंक n हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, यहाँ पर n है, तो ये देखिए ये केस पहुंच जाएगा। तो यहाँ से सिस्टम को कितने सॉल्यूशन रखने पड़ेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस। इस तरीके से हम यहाँ चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। हम यहाँ होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे। अब आप कहेंगे भाई ये होमोजीनियस क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ b को जीरो कंसीडर कर लें राइट हैंड साइड में तो सिस्टम होमोजीनियस कहलाता है, और अगर b को नॉन जीरो यहाँ पे कंसीडर करें तो सिस्टम नॉन होमोजीनियस कहलाता है। तो सिस्टम Ax इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंटली होगा। क्यों होगा, मतलब ये हमेशा क्या रखेगा, एक सॉल्यूशन रखेगा ही रखेगा। कैसे और क्यों, क्योंकि आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन वही तो होता है जो किसी सिस्टम को सेटिस्फाई कर जाए, वही सॉल्यूशन होता है। तो Ax इक्वल्स टू अगर जीरो होगा तो x इक्वल्स टू जीरो रखने पर हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा। x1 x2 xn सबको क्या ले लीजिए, जीरो, तो वो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, जीरो आएगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस को ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। x इक्वल्स टू जीरो तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, एक सॉल्यूशन तो इसके पास मिलेगा ही मिलेगा 101%। तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट और ये क्या हो जाएगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सिक्स पॉइंट पर चलते हैं, इफ रैंक ऑफ A इक्वल्स टू R देन द सिस्टम Ax इक्वल टू जीरो हैज n माइनस R Li सॉल्यूशंस। अगर सिस्टम की रैंक कितनी है, R, मतलब R कोई भी रैंक है, वही सेम जैसे फोर्थ पॉइंट था, तो n माइनस R Li सॉल्यूशन मिलेंगे। बस ये होमोजेनियस के लिए है। A आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर का होना चाहिए। Therefore system has infinite number of non trivial
सॉल्यूशंस, तब उस केस में उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडर एक्स इक्वल टू 0। हम यहाँ होमोजेनियस सिस्टम लेके चल रहे हैं वेयर ए का ऑर्डर कितना है n क्रॉस n। तो दो केस यहाँ से निकल के आ रहे हैं, केस फर्स्ट और केस टू। केस फर्स्ट में अगर रैंक आर हुई और किसके इक्वल हुई साथ में, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल होती है हमारे पास रैंक, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ से, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, समझना ध्यान से, अभी तो हम कह के आए कि एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कौन सा, वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ हम यूनिक की बात कर रहे हैं, तो अगर यूनिक की आप बात कर रहे हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। अगर यूनिक मिलेगा तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो ट्रिवियल ही होगा, नॉन ट्रिवियल नहीं होगा, क्योंकि एक तो है ही है उसके पास। तो अगर यूनिक की बात कर रहे हैं तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ऑनली। केस टू में अगर रैंक आपके पास नंबर ऑफ कॉलम से क्या आ गई, कम आ गई, स्ट्रिक्टली लेस देन हो गई, तब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये ऑलरेडी आपको शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अभी आप कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए पढ़ के आए कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहता है तो हमें दोनों की ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और ए की दोनों की रैंक को क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर उसको हमें सॉल्व भी करना है, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन रखेगा, फिर उसको सॉल्व करना है। उन्होंने सिस्टम दिया है, ये 3 इक्वेशंस दी हैं हमें और 3 ही इधर कॉलम्स दिए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनेगा, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 1 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1। तो ये हमने a फॉर्म कर लिया। x क्या आएगा हमारे पास, जो वेरिएबल्स का सेट होगा, 3 वेरिएबल्स लिए गए हैं x y z, और b क्या होगा, जो इधर राइट हैंड साइड में आ रहा है 6 2 1, राइट। अब हम एक नेक्स्ट a ऑग्यूमेंटेड b बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, a की और a ऑग्यूमेंटेड b की रैंक निकालनी है। तो हम a ऑग्यूमेंटेड b फॉर्म करेंगे, कैसे, हम यहाँ पे b का भी एक कॉलम ऐड कर देंगे। b क्या है, 6 2 1, a को एज इट इज रखा और b का एक कॉलम ऐड कर दिया 6 2 1, राइट। तो अब ये कॉलम ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ से रैंक निकालनी है। रैंक कैसे निकालते हैं, एक्लॉन फॉर्म से। मैंने काफी सारे प्रोसीजर पहले बता चुकी हूँ रैंक निकालने की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उनको सीख सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए। R2 को मैंने रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस 2R1 से, राइट। तो ये दोनों हमारे पास एंट्री 0, मतलब डायगोनल से नीचे की सारी एंट्रीज को 0 करेंगे। एक्लॉन फॉर्म यही कहती है। तो ये हम इनको 0 बनाएंगे, 2 हम ऑलरेडी 0 बना चुके हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस हाफ R2 से, तो मेरे पास में ये बन जाएगा। तो ये देखो डायगोनल ये हो रहा है, तो इससे नीचे की सारी एंट्रीज क्या हो गई, 0। एक्लॉन फॉर्म ये भी हो गई, लेकिन मैंने एक और 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए। R2 को डिवाइड किया -2 से और R3 को डिवाइड किया -3 से, तो हमारे पास ये थोड़ा सा और इजी हो गया, 1 1 हो गया, दैट इज ये रिड्यूस्ड में चला गया। तो ये 1 1 1, तो ये डायगोनल से नीचे की सारी एंट्री 0, दिस इज एक्लॉन फॉर्म। अब ऑब्जर्व करिएगा, देखो ए हमारे पास ये था। अगर मैं इतने पोर्शन को एनालाइज करूं, ये क्या था मेरे पास, ए का ही तो पार्ट था, ये वाला पार्ट ए का ही तो पार्ट था। तो खाली इस पार्ट की अगर मैं रैंक की बात करूं तो कितनी आएगी यहाँ से रैंक, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या मैक्सिमम एलआई रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी है, 3 है ना टोटल, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब अगर इस पूरे को चेक किया जाए, तो यहाँ से डायगोनल फिर भी यही होगा, तब भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ए की और ए ऑग्यूमेंटेड बी दोनों की रैंक कितनी हो गई, 3 हो गई। तो सिस्टम तो भैया कंसिस्टेंट हो गया, सिस्टम की बात तो हो गई। लेकिन अब सॉल्यूशन कितने रखेगा, तो उन दोनों केस में हो जाएगी जो पहले बताए थे कि रैंक को चेक करना है कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ रही है या उससे कम। यहाँ पे
में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, या नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 3, तो यहाँ से रैंक कितनी है 3, मतलब एग्जैक्टली नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रही है। तो अगर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तो सिस्टम कितने सॉल्यूशन रखता है यूनिक, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यूनिक। लेकिन वो सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। हमें करना क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास में ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस दी हुई है इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो उन्होंने यहाँ मैट्रिक्स मेथड मेंशन किया है, तो मैं यहाँ आपको मैट्रिक्स मेथड से ही बता रही हूँ, आगे और भी मेथड डिस्कस करेंगे सिस्टम को सॉल्व करने के। तो जो ये आपके पास एक्लोन फॉर्म आई है रिड्यूस्ड होके, आपको जस्ट उसी की हेल्प से कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हमने ये एक्लोन फॉर्म आई है इसी को जस्ट ए की जगह पुट कर दिया, किसमें ax इक्वल्स टू बी में, ए की जगह x की जगह x y z और b क्या आया है आपके पास रिड्यूस होके 6 to 3, तो ये हमारे पास 6 to 3। तो सिंपल आपको इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की ax की, कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड और कंपेयर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 6 के, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। सेम सेकंड रो की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 देगा, ये कितना आएगा y और ये 0 दे देगा तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। थर्ड में करेंगे तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, कंपेयर करके y और z की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2 एंड 3 5 एंड 6 माइनस 5 कितना 1। तो यहाँ से x का भी वैल्यू आ गई, y की भी और z की भी। यूनिक सॉल्यूशन की बात की थी उसने, तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस आ गए। अगर ये आपके पास लेस देन हो जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते तो उस केस में कैसे होता, कोई ना कोई एक वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड कर जाता, ठीक है ना, मतलब किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ती अपनी तरफ से, तो वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हम किसी भी सिस्टम को कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी इजी वे में चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम जिनकी हम बात कर रहे हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप इस पूरी सीरीज को पढ़ना चाहते हैं और आपको समझ भी आ रहा है तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उसको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस के, और कंप्लीटली आप इस सीरीज को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।